हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने कल एक बढ़िया प्रॉपर्टी डिस्कस की थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और आज हम उसके एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारे पास टाइम बचता है तो हम उससे नेक्स्ट वाली भी आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो उसके बाद हमारा चैप्टर कुछ ज्यादा लंबा रहेगा नहीं, एक दिन का चैप्टर और रह जाएगा हमारा बस, और आई थिंक तो एक दिन को रह जाएगा, बट फिर भी चलिए जितना भी है हम करेंगे, कंप्लीट तो करेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले आप पहले अपनी इसकी पूरी भी वीडियो देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको सारे चैप्टर्स जो है वो मिल जाए, सारे पार्ट जो है चैप्टर के वो मिल जाएंगे और उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चैनल को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने स्टार्टिंग की एक दो वीडियो देखी फिर देखनी बंद कर रही हैं, क्यों कर रहे हो भाई? मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मजा नहीं आया पढ़ने में, कुछ बदलिए। ऐसा थोड़ी होता है देखना ही बंद कर दो। मैंने कुछ बच्चों से पूछा, दो तीन बच्चे मेरे पास मैसेज भी आए, मैंने पूछा बेटा वीडियोस क्या सब देख रहे थे, बट अभी देखने का मन नहीं करता है। हो सकता है अभी मन ना कर रहा हो बट बाद में कर जाए, लेकिन मन के अकॉर्डिंग चलोगे तो पढ़ाई में तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मन बनाना पड़ता है कि पढ़ लेते हैं, काम आए। ओके, तो मुझे बताइएगा अगर कुछ कमी लगे तो मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, ओके, वरना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक तो कीजिए कर ही दीजिए। क्या इसमें पैसे लगते हैं? अपने ऐसे करना है ऐसे, ठीक है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है आज की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्रायोस्कोपी बोलते हैं, क्रायोस्कोपी बोल देते हैं। ठीक है, एक मिनट में स्पेलिंग गलत हो गई, क्रायोस्कोपी बोल देते हैं। ऐसे ही जो हमारी वो कल वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको हम इबिलियोस्कोपी बोलते हैं भाई। अगर आपसे कहीं कहीं आपको मिल जाए लिखा हुआ तो उसको इबिलियोस्कोपी बोलते हैं, इबिलियोस्कोपी। ओके, और जो कांस्टेंट कल आपको मैंने बताया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में हो सकता है कि आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट लिखा मिल जाए, तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से ही है। क्लियर? तो ऐसे यहां पर क्या मिल सकता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लिखा मिल सकता है, तो इसको क्रायोस्कोपी भी हम बोलते हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं करना आपको, मुझे इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है, मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बस इतना बताते ही सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। कैसे? देखिए, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है समझिए। कह रहा है कि वो टेम्परेचर किसी भी स्टेट का, किसी भी मैटर का वो टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उसकी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों एग्जिस्ट कर रही हो। दो कितनी मजेदार बात है ना कि एक ही चीज की दो चीजें हैं। गंगाधर शक्तिमान है, ऐसे बोलते हैं ना, गंगाधर शक्तिमान है कि शक्तिमान जानते हो? आज के बच्चे शक्तिमान को शायद नहीं जानते होंगे, बट हमारे टाइम में हम शक्तिमान बहुत देखते थे, हमारा फेवरेट होता था शक्तिमान। तो उसमें एक कैरेक्टर था शक्तिमान का, और वही शक्तिमान क्या बनता था? गंगाधर बनता था, सुना होगा आपने। ठीक है, तो गंगाधर शक्तिमान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दोबारा डेफिनेशन में ये कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। साथ में होने का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में, तो उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। उसी टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में मिलता है वैल्यू में, बट वाटर के केस में या कुछ लिक्विड के केस में वो नियरली सेम भी होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नियरली सेम होते हैं। ओके, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, दोनों बातें हो रही है। लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बन रहा है और सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है, तो लगभग सेम सा होता है वो। तो वो कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करें उसको हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब उस टेम्परेचर पर होता क्या है? लिक्विड फॉर्म में तो वेपर प्रेशर होगा, वेपर होंगे। वो कह रहा है कि उस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो लिक्विड फेज के लिए और सॉलिड फेज के लिए सेम होती है। मतलब हमने सब्सटेंस को इस तरीके से फ्रीज कर दिया, इतना फ्रीज कर दिया कि जो वेपर सब बनेंगे उसकी वजह से प्रेशर बनेगा वो लिक्विड का भी उतना ही बनेगा और सॉलिड का भी उतना ही बनेगा। तो उस टेम्परेचर को भी हम क्या बोल देते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। दो बातें समझ में आ गई क्या? कि फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो एट द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट
वो क्या होती है आपस में इक्विलिब्रियम में होती है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या होता है कि उस टाइम पर सेकंड, अब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया कि वेपर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है किसका, बोथ स्टेट, लिक्विड का भी और सॉलिड का भी। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए अब आते हैं डिप्रेशन में कि डिप्रेशन का क्या मतलब है। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है भाई, डी मतलब डिक्रीज, घटना, चेंज कैसा आएगा, कम हो क्या आएगा। यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका कम होता है। क्या होता है, कम होता है। किससे, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया कैसे। मान लीजिए कि भाई मैं कहता हूं हमारे सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपका T0F है, क्योंकि ये प्योर है तो प्योर के लिए नोट करते हैं F फ्रीजिंग के लिए। और सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन का है TF। तो वो आपसे कहता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से कम होता है। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज कितना हुआ है, चेंज कितना हुआ है। तो चेंज के लिए नोट करते हैं डेल्टा। तो डेल्टा TF कितना होना चाहिए, ज्यादा कौन सा है, T0F। तो T0F माइनस TF, ये आपकी क्वांटिटी आती है। जैसे कल आई थी हमारी, वहां क्या था, वहां TB माइनस T0 भी था ना, क्योंकि TB ज्यादा था। यहां पर क्या है, यहां पर T0F ज्यादा है। तो T0F माइनस TF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ऐसा होता क्यों है कि सर डिप्रेशन क्यों हुआ। देखिए सोल्यूट क्या करेगा, सोल्यूट क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या करेगा, वेपर्स को कम कर देगा। वेपर्स को कम कर देगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम और ज्यादा टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। उसको कहां लाने के लिए, कहां लाने के लिए, सॉलिड स्टेट में लाने के लिए। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका उसके वेपर प्रेशर को और कम कर देता है, जिससे हमें इक्विलिब्रियम में आने में टाइम लगता है। इक्विलिब्रियम में आने में टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि लिक्विड ज्यादा हो गया भाई, वेपर कम बन रहे तो लिक्विड मतलब ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा बच गया ना, तो उसके वेपर ज्यादा करने पड़ेंगे, फटाफट में इसके को लेके आना है सॉलिड के। तो इसलिए क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने में टाइम लगता है, तो उसको अटेन करने में हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ता है, और इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले से भी कम हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ रही है बात कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम को लाने में और हमें टाइम लगेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम कहां पहुंचेंगे, सॉलिड में पहुंचेंगे। क्योंकि उस टाइम में वेपर कम हो गए, वेपर कम होने का मतलब क्या है, लिक्विड ज्यादा है, तो सॉलिड में लाने के लिए टेम्परेचर और कम और कम और कम करेंगे। जितना लिक्विड ज्यादा होता है टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये रीजन समझ में आ गया कैसे होता है। अब इसी को मैं आपको ग्राफिकली भी समझा सकता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। आपने कभी गोरिल्ला देखा, गोरिल्ला गोरिल्ला देखा है, चिंपैंजी देखा है, चिंपैंजी, बंदर तो देखे होंगे। बंदर, बंदर कितने प्रकार के होते हैं, आप मुझे ये बताइए, बंदर कितने प्रकार के होते हैं। आपका ये क्वेश्चन है आज का, मुझे कमेंट में बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मंकीज आर देयर। ओके, एक क्वेश्चन और बताइएगा, मंकी का जो जेंडर है वो, अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो जेंडर में, हिंदी में इंग्लिश में मेल को हम मंकी बोलते हैं, फीमेल को हम क्या कहेंगे, मंकी का फीमेल क्या होगा, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, मुझे पता नहीं है, अभी मैंने ढूंढा, मुझे पता नहीं, बताइएगा मुझे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मंकी आर देयर एंड मंकी का जेंडर। ओके, चलिए, तो अब आते हैं ग्राफ पे। कहेंगे सर पता नहीं पागल हो गए, शायद मंकी की बात कर रहे हैं वो लोग बीच में, मंकी कहां से याद आ गया, तो याद आने का कुछ भी याद आ सकता है, मंकी क्या चीज है ना। चलिए, तो यहां लेते हैं टेम्परेचर और यहां वही वेपर प्रेशर। अब स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमें करना है लिक्विड को ठंडा, फ्रीज करना, ठंडा करना पड़ेगा ना, मतलब टेम्परेचर से क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कम करना है मतलब क्या कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि ये हमारा, फिर इसको मुझे नोट करना पड़ेगा रेड लाइन से, कि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। तो इसका टेम्परेचर मैंने कम करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया तो नॉर्मल सी बात है, वेपर कम होने स्टार्ट हो गए, और वेपर कम होंगे तो वेपर प्रेशर होगा, ये आ गया।
और इस टेम्परेचर पर पहुंचते ही वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया भाई। तो सॉलिड है तो और वेपर कम बनते हैं, तो वैसे आ गया। तो ये टेम्परेचर क्या आ गया, इस टेम्परेचर पर उसकी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां इस टेम्परेचर पर उसकी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी। ये कौन सी फॉर्म है उसकी, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ये है आपकी लिक्विड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है उसकी, सॉलिड फॉर्म सारे के सारे। लेकिन यहां पर दोनों है, इससे टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो लिक्विड बन जाएगा, पीछे कर दूं तो सॉलिड बन जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जहां दोनों एडजस्ट करती हैं। तो ये क्या होगा उसका, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा T0F। ओके, इसी तरह से जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा सॉल्वेंट से, तो स्टार्टिंग ही उसके नीचे से करनी पड़ेगी हमें, कुछ कम से करनी पड़ेगी हमें। तो मान लेते हैं कि उसका वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पर यहां था सॉल्यूशन का, यहां कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से इसको ठंडा करना स्टार्ट करूंगा, तो ठंडा करूंगा तो इसके भी वेपर कम होंगे, लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो चुका है तो अब जो लिक्विड है वो हमारा यहां आके सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब अगर यहां आके सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ है तो ये उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का। तो इसको क्या कहेंगे हम, TF कहेंगे। तो जो ये चेंज आपका आ रहा है, इस चेंज को क्या कहेंगे, डेल्टा TF कहेंगे। समझ में आ गया। अब डेल्टा TF कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम वही जो मैंने आपको कल बताया था एलिवेशन के लिए, बस थोड़ा चेंज करना है। डेल्टा TF हमारा होता है वही सेम, वहां के B था यहाँ के F है, डेरिवेशन भी वही सेम है। जो बच्चे आज देख रहे हैं वो उसका प्रीवियस वीडियो देखें, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो KF है और इनटू में वही क्या लेनी है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये आया कैसे था ये आपको मैंने कल बता दिया था, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर KF क्या था हमारा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां पे एलिवेशन था, यहां पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या और क्या कहेंगे इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इक्वल किसके होता है, KF, कल के भी बताया था मैंने आपको। वैसे KF और किसके, R T0 स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एंड डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। और डेल्टा H ऑफ फ्यूजन किसकी इक्वल होगा हमारा, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट हमारा किसके इक्वल होता है, लेटेंट हीट हमारा इक्वल होता है डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाय M2, where M2 is the molar mass of solvent। तो यहां से ये वैल्यू पुट करके KF जो है वो निकाल सकते हैं, क्लियर। अच्छा, ऐसे फिर हमको अगर मोलिकुलर मास निकालना हो सॉल्यूट का, इसको साफ ही कर लेते हैं। मोलिकुलर मास निकालना हो सॉल्यूट का तो मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, M1 इक्वल टू किसके था कल, अरे कल वाले से कंपेयर करो ना, एलिवेशन वाले से कंपेयर कर लेना इसको। तो M1 क्या हो जाएगा हमारे पास, KF इनटू में W1 इनटू में 1000 डिवाइड बाय W2 इनटू में डेल्टा TF हो गया। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम कहां देखते हैं, डेली लाइफ में हमें कहीं देखने को मिलता भी है कि नहीं मिलता है, तो मैं आपको वो और बता देता हूं कि डेली लाइफ में हमें कहां देखने को मिलता है। कार चला लोगे आप, चलाई कभी किसने कार, बहुतों ने चलाई होगी, यदि चलाई पेरेंट्स ने चलाने को, चलिए जब चलाओगे तब आपको जान जाओगे। कार के अंदर क्या होता है, रेडिएटर होता है, इंजन के पास होता है रेडिएटर। उस रेडिएटर में क्या होता है, उस रेडिएटर में हम पानी डालते हैं, वाटर, उस रेडिएटर में क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। लेकिन वो वाटर अगर हम उस गाड़ी को कहीं बिल्कुल ठंडी जगह ले जाए ना, पहाड़ों में ले जाए बिल्कुल ऊपर जहां बर्फ पड़ती है, वहां भी उस रेडिएटर में वो पानी जमेगा नहीं। पहाड़ों में टेम्परेचर तो 0 से नीचे होता है, जम जाना चाहिए पानी, लेकिन वो जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता, क्योंकि इसके अंदर हम एक सोल्यूट ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये क्या करता है, ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम कर देता है, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम कर देता है। तो उससे क्या होगा, उससे पानी फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं,
एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बोलते हैं। एक खास बात भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों काम करता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम भी कर देता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा भी देता है। तो गर्मियों में इसको यूज कर सकते हैं। पानी बॉइल नहीं होगा भाई बहुत जल्दी से, अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो पानी को बॉइल नहीं होगा, मतलब गर्म नहीं होगा जल्दी से, ठंडा रहेगा गर्मियों में पानी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है और फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इसके अलावा पहाड़ों में जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो कई कंट्रीज क्या करती हैं, पहाड़ों में से बर्फ को हटाने के लिए आइस और प्लस सोल्ट डाल देती है उसके अंदर। तो वो सोल्ट क्या करता है, वो सोल्ट आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम कर देता है, तो वो लिक्विड बन के सारी बर्फ जो है वो बह जाती है। कई पहाड़ों में गए हो भी, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, जहां बर्फ गिरती है, शिमला गए हो, वहां जाके चेक करना कि सोल्ट डाल के घर में करके आप आइस लीजिए, आइस क्यूब लीजिए, उस पर नमक डाल के देखिए, फिर आप ये चेक कीजिए कि आइस जल्दी पिघल रही है पहले से या स्लो पिघल रही है पहले से। उससे आपको आइडिया जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। आसान सी इतिहास तो समझ में आ गई होगी, सारे फॉर्मूले वही थे सेम के सेम, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है रिलेटिव, ये तो बहुत छोटी सी है, जल्दी जाइए, मैं आपको इसमें सारा कुछ समझाया हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपको मैंने सब बताया हुआ है भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बताया हुआ है ना। दोबारा थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, क्या कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होता है, इसको हम P मानते थे, टोटल प्रेशर P, वो किसके इक्वल होता है, सिर्फ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P2 मान लेते हैं प्योर स्टेट में, और उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता था। फिर यहां से हम क्या करते थे, इसको 2 मानने के बजाय सिंपल P लेते हैं, ये P नोट था हमारा। ओके, तो यहां से क्या लेते हैं, P बाय में P नोट, किससे इक्वल आता था हमारा x2 के, x2 इक्वल आता था, तो फिर यहां से 1 में से माइनस करते थे, तो 1 बाय P नोट इक्वल टू 1 माइनस x2। रीजन हमने आपको बताया हुआ है भाई, क्या रीजन होता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सरफेस को कवर कर देता है, सरफेस को कवर कर देता है तो उससे वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसके खुद के वेपर नहीं बनते, तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो वो हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट का क्या होता था, 0 हो जाता था, तो बचता क्या सिर्फ सॉल्वेंट का। ओके, ये सब हमने डिस्कस किया था अच्छे से, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ आपका। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये P नोट माइनस P डिवाइड बाय P नोट इज इक्वल टू x1, ये होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये देखिए चेंज इन प्रेशर, सिर्फ इतना भी रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ये क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम इसकी कंपैरिजन सॉल्वेंट के साथ करते हैं ना, तब ये क्या बनती है, तब ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनती है। तो ये तो यहां से फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा सा इसको आगे ड्राइव करना है बस हमें, जो इंपॉर्टेंटली हमें करना ही है। देखिए P नोट माइनस का P डिवाइड बाय P नोट, x1 को हम n1 बाय n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है भाई, तो मोल फ्रैक्शन यही फॉर्मूला होगा, है ना, यही होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना। अब क्योंकि कोलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कोलगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कल भी बताई थी मैंने आपको कि सोल्यूट का अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट से बहुत कम रखते हैं, डाइल्यूट बना के रखते हैं ना सोल्यूशन को, तभी तो आइडल रहेगा, डाइल्यूट बनाएंगे तो आइडल रहेगा। तो यहां पर हमने क्या किया था, नेगलेक्ट किया था, तो नेगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, P नोट माइनस P डिवाइड बाय P नोट इक्वल टू n1 बाय n2। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या होगा, इसको थोड़ा सा और ओपन कर लीजिए कि P नोट माइनस P डिवाइड बाय P नोट W1 बाय में M1, और N2 ओपन करेंगे तो W2 इनटू में M2। तो ये क्या आ गया आपकी, लास्ट में फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान से देखिए, सोल्यूट का सॉरी, अगर आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, अगर आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले आइए, बाकी सबको इधर। तो यहां से हम फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं कि M1, ये एप्लीकेशन थी भाई मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, आपको बताया था कि जितनी भी कोलगेटिव प्रॉपर्टी है सारी की सारी जो होती हैं सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने में।
डिप्रेशन से हम कर सकते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था। एलिवेशन से हम कर सकते हैं, कल कर चुके हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको रिलेटिव के लिए। तो फॉर्मूला सेम वही बनता है कि W2 इंटू में N2 डिवाइड बाय W2 इंटू में P0 माइनस P डिवाइड बाय P0। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आसान सी है, तो कोई लंबी छोटी बात थी नहीं, क्योंकि हमने रोड लॉ जब पढ़ा था तब हम सारा रीजन समझ के आए थे कि ऐसा क्यों होता है भाई, चेंज क्यों आता है, क्यों नहीं आता है। जो बच्चे आज देख रहे हैं भाई, उन्हें बता दूं कि पहले इस टॉपिक को पढ़ के आइए। पिछला मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है, उसके बाद ये आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उन्हें शायद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वो तो समझ के होंगे हाँ सही बात है। क्लियर, चलिए जी। तो ये आपका टॉपिक हो गया आज का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी। अब मैं आपको दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दूंगा जो हर हमेशा देता हूं हर प्रॉपर्टी के साथ, तो वो आपको करने हैं सोल्व, ट्राई कीजिएगा। और जो पिछले जो न्यूमेरिकल दिए थे मैंने आपके, उनके आंसर मैं आपको बता देता हूं। उनके आंसर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, हम नहीं देते हैं आंसर को, जो पहला क्वेश्चन था आपका उसका आंसर था आपका 720.3 के आसपास आपका आ गया होगा, आई थिंक एमएम में आएगा, प्रेशर पूछा था हमने। दूसरे का आपका आंसर आएगा अराउंड 101 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ था, है ना। और थर्ड का जो आंसर आएगा 121.4 के आसपास। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप मैच कर लीजिए कैसे निकले हैं, ठीक है। चलिए पहले वाला क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना, ये वाला, इससे हो जाएगा। ये 760 रखना है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्योर का 760, फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व दोनों। इसके लिए मैं आपको हिंट दे दिया, आपको ये सोल्व यूज करना था बस, ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके 3 क्वेश्चन जो आपको सोल्व करके लाने हैं या सोल्व करके देखने हैं, सोल्व करके देखने हैं। ओके, ये आपको सोल्व करने हैं भैया। 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ज्यादा नहीं दिए हैं, ट्राई कीजिएगा तीनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको कंप्लीशन में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको कंप्लीशन में आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं, लिखना भूल गया, जेई में आता है आपका। और थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कहाँ है भूलिएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट आज का। एक प्रॉपर्टी रह गई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एक टॉपिक हो रहा है बस हमारा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी आप ऐसे समझोगे अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली। नोट्स बनाइएगा अपने, बैठ के आराम से न्यूमेरिकल कीजिए भाई, बहुत अच्छे से आते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सकता है कीजिए भाई, भर भर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे तो मैं आऊँगा, आप नहीं करोगे तो मैं कैसे आऊँगा? आपके 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 हौसले बढ़ाने से ही मैं आऊँगा ना। मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे बुला रहे हैं, करते हैं लाइक, तो आऊँगा। लाइक कितना बंद कर दोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा कि नहीं भाई बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।